Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 29 सितंबर 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कहाँ पर है ये मैप में, इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, प्लस इसके आसपास कौन कौन सी सी है। अच्छे से मैप में देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो यहाँ पर साथ ही साथ एक और क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 1996 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है सर्च करके। क्वेश्चन यहाँ पर स्टैटिक पार्ट से रिलेट करता है, हिस्ट्री का पार्ट है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था जो अर्ली वैदिक लिटरेचर है उस टाइम पर ऐसी कौन सी रिवर है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया था, और 4 रिवर्स के नेम दिए गए, सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा। तो इसके बारे में सर्च करने के बाद नीचे आंसर देना। बाय द वे इसका आंसर मैंने आपको यहीं पर प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन मुद्दा यह है कि आपको इसके बारे में जानना है और आपको इसके बारे में सर्च करना है। साथ ही साथ आज का क्या टारगेट होने वाला है, क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हो, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी ज़रूर टाइप करना है। चलो फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। यहाँ पे बात हो रही है पंजाब के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। तो आपको मालूम होगा पंजाब के अंदर पॉलिटिकली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं लगातार, और अभी हमने हाल ही में देखा कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह, इन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद पंजाब के अंदर एक नए चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं, चरणजीत सिंह चन्नी। ये सब डेवलपमेंट्स जितने भी होते रहे हम लोग इन सबको रेगुलर कवर कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर कल एक तरीके से बदलाव हुआ है। वो बदलाव ये है, पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे नवजोत सिंह सिद्धू, अब यहाँ पर थे ही बोलूँगा क्यों, क्योंकि इन्होंने अभी कल रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे, लेकिन अब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, और इसके बारे में ट्विटर पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इसके पीछे एक दो रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो यह है कि अभी जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर एक नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हैं चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन यहाँ पर माना जा रहा था नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर चाह रहे थे कि ये चीफ मिनिस्टर बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पहला रीज़न यहाँ पर यह बताया जा रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पर यह बताया गया, देखो अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं तो कैबिनेट भी आया होगा नया, यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे। अब इन सब मिनिस्टर्स के अंदर एक मिनिस्टर हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, वो है राणा गुरजीत। ठीक है, अब यहाँ पर जो राणा गुरजीत हैं इनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अब क्या हुआ, ये भी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर बनाए जा रहे थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे उठ रहे थे इनके ऊपर, प्लस यहाँ पर बहुत सारा लेटर्स वगैरह डाले गए, बहुत सारे लोगों के द्वारा अपोज किया गया कि राणा गुरजीत के ऊपर बहुत सारे केसेस भी हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक स्कैम के अंदर इनका नाम भी है, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है सैंड माइनिंग स्कैम के अंदर, तो ये कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हो सारे लेटर नवजोत सिंह सिद्धू के पास भी आए, लेकिन क्या हुआ, तब भी क्या हुआ, राणा गुरजीत को कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर अपॉइंट कर लिया गया है। तो एक रीज़न यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जो सिद्धू हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते पंजाब के फ्यूचर के साथ, और ये रिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनका दूसरा स्टेटमेंट देखने को मिला। तो ये कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं। देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमने टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या होगा कल फिर एडिटोरियल में कवर हो जाएगा। रेगुलर यहाँ पर ये क्राइसिस चर्चा में, तो इसको हम रिलेट करते हुए चलेंगे तो एक छोटा सा आइडिया डेफिनेटली हमारे पास होगा। उसके बाद पेज नंबर 1 पे यहाँ पर कुछ खास आर्टिकल्स आज है नहीं। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अभी देखो आपको मालूम होगा वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उस इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, वहाँ पर रेप हुआ, मर्डर हुए, ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शन के बाद जब ये सब कुछ वायलेंस देखने को मिला तो उसके बाद यहाँ पर केसेस हैंडल करे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो केस है वो सीबीआई के हाथ में, सीबीआई इस केस की जाँच पड़ताल कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सीबीआई के हाथ में केस दिया गया
वेस्ट बंगाल सरकार इसके पूरे अगेंस्ट में आ चुकी है। वेस्ट बंगाल का कहना यह है कि देखो आज के टाइम पर बहुत सारे प्रो बीजेपी लोग हैं जो कि यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन को करवा रहे हैं, वेस्ट बंगाल का नाम खराब हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि इसका जो फाइनल हियरिंग है, जो फाइनल सुनवाई है इस पूरे केस की, वो 7 अक्टूबर को होने वाली है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई है, छोटा सा अपडेट आया है कि 7 अक्टूबर को यहाँ पर एक फाइनल हियरिंग होगी। तो वहाँ पर उसके बाद हमको जानने को मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये भी देखने को मिलेगा, हाथों हाथ इसको भी कवर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अभी बोला गया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको मालूम होगा, ये हमारे पूरे देश भर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, यही बॉडी है बिल्कुल। तो नाउ ईसीआई ने ट्यूसडे में अनाउंस कर दिया है बाई इलेक्शंस। तो बाई इलेक्शंस होंगे कहाँ पर, दादरा नगर हवेली में, खांडवा में और मंडी लोकसभा में। ठीक है, आप कह सकते हो 3 लोकसभा और 30 असेंबली सीट के लिए यहाँ पर ये बाई इलेक्शंस होंगे। तो ऐसा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है। 30 अक्टूबर को ये इलेक्शन होंगे, प्लस यहाँ पर इस जो कि वोटिंग वगैरह जो भी होगी, जो वोट है उनको काउंट किया जाएगा 2 नवंबर को। ये यहाँ पर स्टेटमेंट आया है। नाउ यहाँ पर आप कहोगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए ये बाई पोल या बाई इलेक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखो यहाँ पर जो भी हमारे असेंबली हो गई या फिर लोकसभा हो गया, यहाँ पर एमपीज़ एमएलएज देखने को मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एमएलएज भी होते हैं। ना वो होता क्या है, यहाँ पर जब भी इनको चूज़ किया जाता है 5 साल का इनका टर्म होता है ना। अब जब 5 साल का इनका टर्म होता है, जब 5 साल तक ये लोग सर्व करते हैं, उस बीच में बहुत सारी वैकेंसीज खाली भी हो जाती हैं। अब उसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो सकता है। देखो एक रीज़न ये हो सकता है किसी एमपी या एमएलए की सडन डेथ हो गई हो, ये एक तरीके से ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वैकेंसी खाली हो गई हो। दूसरा यहाँ पर रीज़न ये हो सकता है किसी ने रिज़ाइन कर दिया हो। तीसरा रीज़न ये हो सकता है या किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया हो। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में मेंशन्ड है जो भी यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, यानी कि जो भी यहाँ पर फाइनेंशियली बेनिफिट लेने की कोशिश करता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया हो। या और भी वेरियस रीजंस हो सकते हैं। अगर अपने टर्म से पहले यहाँ पर टर्म पूरा करने से पहले यहाँ पर ये लोग हट चुके हैं और वैकेंसी खाली हो चुकी है, तो उस वैकेंसी के लिए जो इलेक्शन होता है तो उसको हम लोग बाईपोल या फिर बाई इलेक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। देखो इस आर्टिकल में बात हो रही है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और रिपोर्ट यहाँ पर किसने पब्लिश करी है पहले तो हमें वो देखना है। तो रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली बॉडी है IEEFA, मतलब इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, एक रिसर्च थिंक टैंक है ये। इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, इन्होंने बताया लॉकडाउन्स की वजह से, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे थे उसके अंदर स्लो डाउन हुआ है। वो एक तरीके से हम लोग काफ़ी हद तक जो हमारी स्पीड है वो कम हो चुकी है। देखो टारगेट हमारा कुछ और था, अचीवमेंट की बात करें तो हम लोग काफ़ी हद तक पीछे चल रहे हैं, ये बताया गया। इस पिक्चर के थ्रू आपको पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। इंडिया के पास आज के टाइम पर इंस्टॉल्ड कितना है, मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, आप देख पाओगे। ग्रीन एनर्जी क्या है, हम लोग तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ें, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि चाहे वो सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई या बायो एनर्जी हो गई। यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन रखा गया था साल 2023 तक हम लोग क्या कर लेंगे कि टारगेट कैपेसिटी हमारा 100 गीगावाट का होगा, विंड एनर्जी 60 गीगावाट तक होगी। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी हमारी 5 गीगावाट तक होगी। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर जो हमारी कैपेसिटी है वो हमारी बहुत पीछे चल रही है। लगभग 43.94 गीगावाट तक सोलर एनर्जी तक की टोटल कैपेसिटी आज के टाइम पर इंस्टॉल हो चुकी है। मतलब ये बताया जा रहा है हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं जितना हमने टारगेट सेट किया था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर पीछे चलने के पीछे का रीज़न वो है कि लॉकडाउन्स और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जितने भी हमारे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी हद तक पीछे हो चुके हैं, इनमें स्पीड हमारी कम हो चुकी है। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है याद रखने लायक, तो आपको ध्यान रखना है। बाय द वे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, कौन कौन सी मेजरली नाम्स आपको भी बताने नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। बहुत सारी गैसेस के नाम दिए गए थे, उसमें से आइडेंटिफाई करना था ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी बताना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये लगातार मतलब ये आप कह सकते हो पिछले 3 महीने में ये 4 बार चर्चा में आ चुका है। आज ये चौथी बार चर्चा में, मुझे एग्जैक्टली याद है इसके बारे में, हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया है, मैंने बहुत सारे नोट्स वगैरह आपको इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करवा रखे हैं। आपको मालूम होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्या हुआ है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इशू कर दिया है ऑर्डर कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसको डिसॉल्व किया जाएगा। देखो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, लगभग हमारे पास आज के टाइम पर 41 फैक्ट्रीज़ हैं। ये जो फैक्ट्रीज़ है ना, यहाँ पर गन्स, वेपन्स, जो भी हथियार होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो फैक्ट्रीज हैं इनको डिसॉल्व किया जा रहा है, इन फैक्ट्रीज को खत्म करके आप कह सकते हो इनको सिर्फ और सिर्फ 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है।
ये 41 फैक्ट्री नहीं होंगी, अब ये सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसी कॉरपोरेशंस होंगी जो कि सरकार चलाएगी, सरकार के द्वारा ओन करी हुई ये कॉरपोरेशंस होने वाली हैं। तो इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इस कॉरपोरेशन के अंदर। ये एक छोटा सा चेंज है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये चर्चा में क्यों है। देखो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पर इसके ऊपर जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट है, ये जो डिसोल्यूशन का ऑर्डर था वो अब इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से यहाँ पर इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया जाएगा। इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को क्या करा जाएगा, डिसॉल्व करके 7 एक तरीके से कॉरपोरेट के अंदर बदला जाएगा। 7 ऐसी कॉरपोरेट जिसको सरकार ओन करेगी, सरकार की होंगी वो। ओके, और वो कॉर्पोरेट कौन कौन सी होंगी 7, तो आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये नाम जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग इस मुद्दे को थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे, चीज़ों को और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 2 के अंदर आपके टॉपिक दे रखा है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। उसके बाद यहाँ पर जीएस पेपर 3 के अंदर लिबरलाइजेशन दे रखा है, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों था हाल ही में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कैबिनेट है उसने अप्रूव करा, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इनको कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा। अब हम समझते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले हमें समझना होगा ये फैक्ट्रीज क्या हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है। एक एक चीज़ करके हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर होंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खुद में एक अम्ब्रेला बॉडी, एक बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है। आप कह सकते हो किसके अंडर में आती है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। लेकिन क्या है, जो पहला फैक्ट्री थी, है मैंने आपको बताया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर लगभग 41 फैक्ट्री हैं, ठीक है। अब इसकी जो पहली फैक्ट्री थी उसको बनाया गया था 1712 में, मतलब 1712 में, मतलब बहुत पुराने यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी। पहली फैक्ट्री को बनाया गया था 1712 में, किसके द्वारा, एक डच कंपनी थी। तब यहाँ पर इस फैक्ट्री को एज अ गन पाउडर फैक्ट्री बोला जाता था, यहाँ पर गन पाउडर बनाया जाता था। ये फैक्ट्री वेस्ट बंगाल के अंदर सेटअप करी गई थी। क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 41 फैक्ट्रीज और भी आ गई, और इन सब में भी कहीं ना कहीं वेपन्स वगैरह बनाए जा रहे थे। जो भी हमारी डिफेंस है उसके लिए हम लोग यहाँ पर वेपन्स वगैरह बना रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इसको कॉर्पोरेटाइज किया गया है। क्वेश्चन ये है, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। और देखो इसका मेन काम, जैसे मैंने आपको बताया, इसका मेन काम है बहुत सारा प्रोडक्शन करना, जैसे कि जो यहाँ पे बॉम्ब्स हो गए, एक्सप्लोसिव्स हो गए, मिसाइल सिस्टम हो गया, मिलिट्री व्हीकल हो गए, आर्मर्ड व्हीकल हो गए, ऑप्टिकल डिवाइस हो गया, पैराशूट हो गया, सपोर्ट इक्विपमेंट, जितने भी यहाँ पर ये इक्विपमेंट्स हैं जो कि डिफेंस रिलेटेड हैं, उन सब का प्रोडक्शन करने का काम करता है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। लेकिन अब इसको कॉर्पोरेटाइज किया गया। कॉर्पोरेटाइज मतलब 41 फैक्ट्री से इसको 7 कॉर्पोरेट्स के अंदर चेंज किया गया, और ऐसी कॉर्पोरेट जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर ओन करेगी। कॉर्पोरेटाइजेशन करने का पीछे का रीज़न यहाँ पर यह बताया गया कि देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर काफ़ी सारी खामियां थी, इसके अंदर काफ़ी सारी कमियां थी, जो कि अब यहाँ पर पूरी की जाएगी। प्लस यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत धीरे धीरे चल रहा था। नाउ अब यहाँ पर सरकार के अंडर डालकर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो आने वाले टाइम पर ये काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट होगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर नहीं फोकस करना है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वहाँ पर उसको डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी कवर करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखो एक आर्टिकल के बारे में चर्चा हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आईसीएमआर ने यहाँ पर बोल दिया है, देखो आप स्कूल्स को खोल सकते हो, लेकिन अलग अलग फेसेस में खोल सकते हो। आपको कोविड-19 के रिगार्डिंग प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। बच्चे हर चीज़ लेकर आ रहे हैं, बच्चे के पास सैनिटाइजर है, मास्क है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई, आप अलग अलग शिफ्ट में बच्चों को ले सकते हो। थर्ड चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई, सोशल डिस्टेंसिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर जब भी आप स्कूल को ओपन कर रहे हो तो इस प्रकार से यहाँ पर एक चीज़ें बताई गई हैं, जो कि आप लोग को एक एक चीज़ मालूम है। यहाँ पर सारी की सारी लॉजिकल चीज़ें हैं। उसके बाद एक आर्टिकल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो एयर पोल्यूशन वाली सिचुएशन तो हम लोग को देखने को मिल रही है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन उसके बाद आर्टिकल यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, फायर क्रैकर के बारे में, जो दिवाली पर पटाखे वगैरह जलाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। देखो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया था कि देखो बहुत सारे जो बॉम्ब्स वगैरह या फिर जो पटाखे हैं उनको उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा जहरीली केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको बैन कर दिया था। लेकिन आज के टाइम पर फिर भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है, फिर भी यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, फिर भी यहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे वापस आ चुका है आगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जो 2018 का जजमेंट था वो आज के टाइम पर भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों, यहाँ पर इसके ऊपर आपको एक तरीके से निगरानी रखनी पड़ेगी। प्लस जो केमिकल्स बैंड है उसका आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते फायर क्रैकर्स में, ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया
अगर आप लोगों को फायर क्रैकर का इस्तेमाल करना है या इसका प्रोडक्शन करना ही है तो आप ग्रीन क्रैकर इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो सजेशन किस चीज़ का दिया गया, ग्रीन क्रैकर का दिया गया है। तो एक एक चीज़ करके हम लोग और भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो जीएस पेपर 3 के अंदर जब आप सिलेबस देखोगे, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, हेल्थ हो गया, तो इन टॉपिक्स से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात किया तो 2018 का मैंने आपको बताया मुद्दा क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया था कि जो टॉक्सिक क्रैकर्स हैं उनको बैन किया जाएगा, इनका यूज़ और सेल को बैन किया जाएगा। दिवाली पर, क्रिसमस पर यहाँ पर इन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल हो रहा था। ये सब हमने डिस्कस किया। और आपको मालूम होगा साल 2020 की बात है, पिछले साल की बात है, एनजीटी ने अपना एक ऑर्डर भी दिया था कि आप लोग पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसे पटाखे जो कि ग्रीन क्रैकर होंगे। ग्रीन क्रैकर मतलब यहाँ पर ये पोल्यूशन बहुत कम करेंगे, एक तरीके से ना के बराबर पोल्यूशन करेंगे, तो आप इन ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा एनजीटी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था पिछले साल, ठीक है। और हमने इसको कवर भी किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इशू ये उठा रहे थे कि हमारी रोजी रोटी है, हम लोग यहाँ पर ये पटाखे बना रहे हैं, हम लोग इसके कमा के खा रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो यहाँ पर आपकी रोजी रोटी है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद लोगों के पास राइट टू लाइफ भी तो है। लोग यहाँ पर एक तरीके से सफ़र कर रहे हैं एयर पोल्यूशन से, जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उस चीज़ को भी तो देखा जाएगा, ठीक है। राइट टू लाइफ को ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया कि आपको करना है तो आप ग्रीन क्रैकर को आगे ला सकते हो, ग्रीन क्रैकर का प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये पटाखों को क्यों बैन किया जा रहा है। देखो पटाखों का जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, इसलिए इसको यहाँ पर बैन करने की कोशिश की गई है। मतलब एक छोटा सा यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, एयर पोल्यूशन ही नहीं बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन के बढ़ने के साथ साथ ह्यूमन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। जो ये फायर क्रैकर्स है ना, इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स है, बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ हैं, जैसे कि कैडमियम, लेड, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कार्बन मोनोक्साइड, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, जिंक ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एटसेट्रा। तो ये सारे यहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि इन पटाखों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हो इन केमिकल्स की वजह से जो ह्यूमन है उसको हार्ट डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम, उसका जो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है वो यहाँ पर हर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्लस उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है, इंसान का जो दिमाग है वो काफ़ी बुरी तरह से हिट होता है, ठीक है। उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो ये सब यहाँ पर बताया गया। उसके बाद बात करेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये टनल दिख रहा होगा आपको बिल्कुल। और ये टनल कौन सा है, ये है जोजिला टनल। ये जोजिला टनल है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ट्यूसडे में जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, ये यहाँ पर इस टनल के अंदर इसको रिव्यू करने गए थे। ये टनल आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा में था पिछले कुछ टाइम पहले भी। और यहाँ पर अब मैं आपको इस टनल के बारे में बताता हूँ, प्लस इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आप लोग अपने पास स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो भी रोड्स वगैरह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारी टनल्स बनाई जा रही हैं, बहुत सारी टनल्स के ऊपर काम चल रहा है। कौन कौन सी टनल्स है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी जो ये जोजिला टनल है बेसिकली ये लगभग 13.5 किलोमीटर की टनल है। और ये जो टनल है इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। ऑल वेदर मतलब कोई सा भी वेदर हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ये टनल रेगुलरली वर्क करेगी। रेगुलर लद्दाख को श्रीनगर से कनेक्ट कर कर ये टनल रखने वाली है। मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये जो टनल है बेसिकली लद्दाख से श्रीनगर को कनेक्ट करेगी, जिसको बोला गया है जोजिला टनल। अपने आप में यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी टनल होगी। प्लस देखो होता क्या था, श्रीनगर से लद्दाख को कनेक्टिविटी के लिए पहले लगभग अगर आपको चलना था तो लगभग 3 घंटे लगते थे या फिर 3.5 घंटे के आसपास लगते थे। लेकिन ये जो टनल है, इस टनल के माध्यम से लगभग 15 मिनट में आप लोग यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो आप कह सकते हो कितना ज़्यादा टाइम रिड्यूस हुआ है। जहाँ कहीं पर 3.5 घंटे लग रहे थे, क्योंकि आप क्या करते थे, पहाड़ पर रास्ते ऐसे होते हैं घूम घुमा के जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लंबा रास्ता हो जाता है, प्लस टाइम भी बहुत लग जाता है। लेकिन टनल क्या बनती है, पहाड़ को खोद के यहाँ पर उसके अंदर से टनल निकाल दी जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर टाइम कम लगेगा। जहाँ पर 3.5 घंटे लग रहे थे, अब ये टनल बना दी जाएगी तो इस टनल के बाद लगभग 15 मिनट लगेंगे इस कनेक्टिविटी के अंदर। तो ये इसका एक मेन फायदा होने वाला है इस टनल का, ओके। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारी टनल्स हैं। वो कौन कौन सी टनल्स है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली टनल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। ये भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये 9 किलोमीटर की लंबी टनल है, एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल इसको बोला जाता है। ये कनेक्ट करती है उधमपुर रामबान जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये लोकेटेड है यहाँ पर इस एरिया के अंदर।
उधमपुर से रामबान तक जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है उसके कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो दूसरी टनल है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो है बनिहाल काजीगंज टनल। ये दूसरी टनल है, लगभग 8.5 किलोमीटर्स के आसपास की ये टनल भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एक टनल है जवाहर टनल, ये भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। इसको बनिहाल टनल भी बोला जाता है, फिर बनिहाल पास भी बोला जाता है। इस टनल की जो लेंथ है वो 2.85 किलोमीटर्स के आसपास है। और उसके बाद एक टनल है नंदनी टनल, ठीक है। ये जो टनल है एक तरीके से यहाँ पर ये आप कह सकते हो सीरीज़ है 4 हाईवेज़ का, ये भी कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं श्रीनगर को उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। यहाँ पर भी आप कह सकते हो ये जो टनल है इसके लगभग 1.4 किलोमीटर के आसपास की लेंथ इसकी भी देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है पीर पंजाल रेलवे टनल, इसकी भी 11 किलोमीटर लंबा ये टनल देखने को मिलेगा। उसके बाद एक टनल है ZZ मोर टनल, ठीक है। ये भी आज के टाइम पर अंडर कंस्ट्रक्शन में, इसके ऊपर काम चल रहा है। 20 किलोमीटर का लंबे टनल है, और सॉरी यहाँ पर 20 किलोमीटर दूरी पर है जोजिला पास से। जो जोजिला पास है इससे 20 किलोमीटर दूरी पर आपको ये वाला टनल देखने को मिल जाएगा, जी मोर टनल, ठीक है। 6.5 किलोमीटर का लंबा टनल है। नाउ अब यहाँ पर एक जो नया टनल है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जोजिला टनल, ये आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर के अंदर। ये कहाँ पे लोकेटेड है मैंने आपको दिखा दिया मैप में। तो लगभग यहाँ पर इसकी भी लेंथ 13.5 या फिर 14.2 के आसपास बताई जा रही है। इतनी किलोमीटर की लंबी इसकी टनल की लेंथ होने वाली है, ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद एक नीलग्रार टनल, ये भी एक टनल है 433 मीटर लेंथ। यहाँ पर आपको इस टनल का एक, इसको ट्यूब टनल बोला गया है। ये एक तरीके से नीलग्रार 1, ये एक ट्विन ट्यूब टनल है। इसकी जो लेंथ है 1.95 किलोमीटर लेंथ तक ईच देखने को मिल पाएगी। जो ट्यूब टनल है बेसिकली 2 ट्यूब के थ्रू यहाँ पे टनल्स बनाई गई हैं, दोनों की लेंथ इतनी है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो और टनल्स, जैसे कि यहाँ पर लास्ट एक बात करें तो यहाँ पर चित्रगला टनल आपको ये देखने को मिल पाएगा। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये 6.8 किलोमीटर का लंबा टनल है। तो ये कुछ टनल से आप लिख सकते हो अपने पास ये टनल्स के नाम एग्जैक्टली, कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन कौन से टनल्स हैं जो कि काम चल चुका है जिसके ऊपर, और काम जिसके ऊपर चल रहा है आज के टाइम पर। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा जहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि जो तालिबान है वो बेसिकली अडॉप्ट करेगा 1964 का मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको टेम्पररी बेसिस पर अडॉप्ट किया जाएगा, ऐसा तालिबान का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। अब ये तालिबान के बारे में आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो आज के टाइम पर कंट्रोल कर रहा है वो तालिबान कंट्रोल कर रहा है। तालिबान अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है, तालिबान अपने लॉज वगैरह लेकर चल रहा है। तो तालिबान ने ट्यूसडे में बोला कि ये लोग अडॉप्ट करेंगे टेम्पररी बेसिस पर, ठीक है, मतलब थोड़े टाइम के लिए 1964 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि उस 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन में वेमेंस को राइट टू वोट दिया गया है, वेमेंस को यहाँ पे वोट करने का हक है। लेकिन तालिबान ने एक चीज़ मेंशन ये भी कर दी है कि देखो जो भी चीज़ें हैं उसको हम इम्प्लीमेंट तो करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि शरिया लॉ के अगेंस्ट में है, शरिया लॉ के डिस्प्यूट में आएंगी। तो उन चीज़ों को एलिमिनेट किया जाएगा, उन चीज़ों को हटा दिया जाएगा, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तालिबान, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस बारे में ध्यान रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया ज़रूर रख सकते हो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लगभग किंग मोहम्मद ज़ाहिर शाह के समय का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पर इसको वापस से इंप्लीमेंट करने की बात करी गई है, लेकिन कुछ समय के लिए। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि यहाँ पर कुछ ही चीज़ें इंप्लीमेंट करी जाएंगी, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करी जाएंगी। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान आज के टाइम पर एक्सप्लोर कर रहा है अपना एक्सपेंशन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान, ऐसा एनवॉय का स्टेटमेंट है। अब देखो इसको हम समझेंगे। पाकिस्तान ने डिस्कस किया तालिबान के साथ, ठीक है। तालिबान आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पाकिस्तान चाह रहा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत चर्चा में रहता है, मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में। तो ये जो कॉरिडोर है बेसिकली इसको बढ़ाकर, अभी ये जो चाइना पाकिस्तान, आपको समझ में आ रहा होगा, चाइना से पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाला ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान फोकस ये कर रहा है कि इस कॉरिडोर को बढ़ाकर अफगानिस्तान तक ले जाया जाए, अफगानिस्तान तक इसको बढ़ा दिया जाए, ऐसा यहाँ पर फोकस रखा गया है। तो पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे स्टेटमेंट वगैरह दिए हैं कि देखो बहुत सारा पैसा लगाएगा चाइना, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है। आज के टाइम पर पाकिस्तान को ही बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं या फिर चाइना कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी बना सकें। तो चाइना का ये मेन फोकस है। चाइना का मेन फोकस क्या है? अफगानिस्तान के साथ एक बार कनेक्टिविटी हो जाए, हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे। वो क्या करेंगे?
क्योंकि चाइना ऐसा तो कोई काम करेगा नहीं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली। तो चाइना का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है ना कि अफगानिस्तान के अंदर दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक बहुत अच्छा यह है कि अफगानिस्तान के अंदर लिथियम रिजर्व्स बहुत सारे हैं, बहुत भरपूर मात्रा में लिथियम पाया जाता है। और लिथियम आपको मालूम होगा, लिथियम बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है। लिथियम आयन जो है वो बैटरीज के, आपने अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरीज देखा होगा, उसके अंदर लिथियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना जो है दुनिया भर में बैटरी प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। तो ऑब्वियस ही बात है अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छा करना चाहेगा ताकि यहाँ से लिथियम निकालें सस्ते दामों में और यहाँ से प्रोडक्शन करें, उसके बाद बैटरी बेचें। चाइना का मेन फोकस यही है कि हम लोग अपना दुनिया भर में एक मार्केट बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मनी यहाँ से जनरेट कर सकें। उसके बाद दूसरा यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उसके भंडार भरे पड़े हैं। बहुत सारे मिनरल्स वगैरह यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर मिलते हैं। उन मिनरल्स को भी यहाँ पर चाइना पूरी कोशिश करेगा निकालने की वहाँ से। तो चाइना आज के टाइम पर कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पर? अफगानिस्तान के अंदर, बाय चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एग्जैक्टली है क्या? तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यही कॉरिडोर है। यहाँ पर क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा हमारा महान भारत। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर चाइना है, इधर पाकिस्तान देखने को मिलेगा। चाइना से यहाँ पर ये कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के ग्वादर वाले पोर्ट को। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर चाइना देख पाओगे जो इंडिया का पीओके वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। यहाँ से यहाँ पर आप कह सकते हो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है। अब देखो इससे क्या है, चाइना का जो कनेक्टिविटी है वो मिडिल ईस्ट वाले रीजन में तो देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से पाकिस्तान में कनेक्टिविटी हो चुकी है, इधर ईरान और इधर और भी कंट्रीज से यहाँ पर चाइना कनेक्ट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया चाइना इंडियन ओशन से कनेक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि आप ग्वादर पोर्ट से नीचे देखोगे तो यहाँ पर इंडियन ओशन आ गया। तो इंडियन ओशन पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना का फोकस आपको देखने को मिल पाएगा। तो इस प्रकार का ये कॉरिडोर है। अब यहाँ पर इस कॉरिडोर को एक्सपेंड किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान तक ये वाला कॉरिडोर बढ़ा देना चाहिए, अफगानिस्तान को भी इस कॉरिडोर से कनेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब फोकस ये है कि सभी को कनेक्ट कर लो और उनसे यहाँ पर फ़ायदा कमा सको, ये मेन फोकस है और हमेशा से यहाँ पर ये फोकस रखता हुआ आया है चाइना। मैं आपको इस कॉरिडोर के बारे में और चीज़ें बता देता हूँ। ये एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ये हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन का नेटवर्क है। यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड वगैरह करा जाएगा। उसके बाद ये जो कनेक्टेड है ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट है। मैंने आपको ग्वादर पोर्ट वगैरह सब कुछ मैप में दिखा दिया है। और आज के टाइम पर देखो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। अब आपको हो गया, अभी तो हमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझा है, अब ये OBOR क्या है? देखो ये दोनों ही चाइना का इनिशिएटिव है, ये चाइना का इनिशिएटिव है और ये वाला भी चाइना का ही इनिशिएटिव है। ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है, तो यहाँ पर चाइना फोकस ये कर रहा है हम लोग दुनिया भर को कनेक्ट कर सकते हैं, दुनिया को इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर चाइना का फोकस है। ये उसका इनिशिएटिव है। देख पाओगे जो ये ब्लू वाली लाइन है ये यहाँ पर मैरीटाइम सिल्क रोड से जोड़ने की बात कर रहा है चाइना। उसके बाद जो ग्रीन वाली लाइन है वो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है। जो ये रेड वाली या फिर ऑरेंज वाली लाइन है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक आपको कॉरिडोर देखने को मिल पाएगा, जो ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो CPEC भी यहाँ पर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है, ये आप लोग देख सकते हो। तो चाइना आज के टाइम पर कनेक्टिविटी के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब यहाँ पर आता है स्पोर्ट्स सेक्शन। तो आज स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, तो इसको आज हम लोग स्किप करेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। तो आज बेसिकली ज़्यादातर एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, सबको देखेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं सबके बारे में डेफिनेटली दूंगा। यहाँ पे बात हो रही है माओइस्ट के बारे में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, कल हमने डिस्कशन किया था, आज भी जानेंगे इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर नीट के बारे में चर्चा हो रही है कि तमिलनाडु ने, आपको मालूम होगा, हाल ही में नीट को लेकर जो इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है इससे बाहर आ गया है। तमिलनाडु के अंदर नीट एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर ऑथर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जर्मनी के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी हद तक बदलाव हुए। जो ये वहाँ की चांसलर थी एंजेला मार्कल, इन्होंने रिज़ाइन किया। नाउ अब यहाँ पर कोई भी क्लियर विनर है नहीं अभी, ऐसा बताया गया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बोला गया मार्कल के बाद जो जर्मनी है उसका क्या डेवलपमेंट होने वाला है उसको लेकर चर्चा हुई। कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे बोला गया जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा न्याय सिस्टम है, उसको हम लोग ग्रीस कैसे कर सकते हैं, उसके पहियों को ग्रीसिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे हम लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो ऑथर ने क्या क्या सुधार बताए नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहा हूँ, यहाँ पर नीचे की साइड बताए गए हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया देखो हैप्पी रहने के लिए, देखो हुआ क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आती है
हर साल यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिलती है। इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक बहुत बुरी है। उसके पीछे का रीज़न उस इंडेक्स के अंदर दी हुई चीज़ें नहीं है, इसके पीछे का रीज़न कुछ और है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आज के टाइम पर क्राइम रेट वगैरह ज़्यादा बढ़ रहा है, वो सब है, ऑथर ने समझाया है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल को। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल कुछ खास नहीं है, यहाँ पर भी बात करी गई है सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो क्या है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखो आज के टाइम पर जो सिविल सर्वेंट है वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले आर्टिकल से, टैकलिंग द मॉइस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे मॉइस्ट क्या होते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होते हैं, नक्सलवाद क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में ये देखने को मिला, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर होम मिनिस्टर ने एक तरीके से, अमित शाह जी ने बोला कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है या जो नक्सलवाद है ये हमारे कंट्री में कम हुआ है, क्योंकि ये नक्सलवाद एक टाइम पर साल 2010 के अंदर लगभग 96 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैला हुआ था, लेकिन आज के टाइम पर डेटा ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ 41 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये नक्सलवाद फैला हुआ है। ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टेटमेंट था। अब आप कहोगे यहाँ पर ठीक है हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर एडिटोरियल कुछ और बोलता है। एडिटोरियल ये बोलता है कि चलो अच्छी बात है नक्सलवाद कम हुआ है, लेकिन आप ये भी तो देखो अभी भी तो बहुत सारे एरिया के अंदर है, अभी भी तो जो सेलेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर कम नहीं हुआ है। कि आपने देखा कम हुआ है, लेकिन बहुत सारे सेलेक्टेड एरियाज़ है जहाँ पर शुरू से नक्सलवाद था और है, और उस पर आप काम नहीं करोगे तो वो रहने वाला भी है। तो वो कौन कौन से एरियाज़ है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको नक्सलवाद के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो मॉइस्ट वर्ड हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, ये तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, बस फ़र्क यह है कि इंडिया के अंदर नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर में मॉइस्ट के नाम से जाना जाता है, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ओके, नाउ ये जो नक्सलिज्म का वर्ड है ना, ये कहाँ से आया, क्योंकि इंडिया के अंदर जाना जाता है नक्सलिज्म के नाम से, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अंदर ओरिजिन हुआ होगा। बिल्कुल, ये जो नक्सलिज्म वर्ड है ये निकल कर आया था वेस्ट बंगाल का एक गाँव था नक्सलवाड़ी, वहाँ से ये वर्ड निकल कर आया था, क्योंकि वहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट हो गया था। ठीक है, कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो गया था, इसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी फिलहाल जो मुद्दा समझना है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि देखो ये क्या होता है नक्सलवाद, मैं आपको समझाऊंगा। इनकी आइडियोलॉजी देखो अलग होती है। जो ये नक्सलवाद होते हैं या फिर मॉइस्ट होते हैं, इनकी एक आइडियोलॉजी एक अलग लेवल पर होती है। क्या थिंकिंग होती है आपको मैं समझाता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पर ये देखना होगा आज के टाइम पर भी जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये बहुत सारे ईस्टर्न इंडिया के अंदर फैला पड़ा है, ऐसे एरियाज़ के अंदर जो कि बहुत कम, जहाँ पर विकास देखने को मिलेगा, लेस डेवलप्ड एरियाज़ देखने को मिलेंगे, जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज़ के अंदर नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है, ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बोला गया, देखो आज के टाइम पर नक्सल का ये सपोर्ट, नक्सल की आइडियोलॉजी क्या होती है। देखो होता क्या है, यहाँ पर ये लोग आइडियोलॉजी अपनाते हैं कम्युनिज्म की, और ये कम्युनिज्म डेवलप किया गया था, एक चाइनीज़ पर्सन थे माओ सेतुंग, इसके द्वारा यहाँ पर इसको डेवलप किया गया था। इनका मेन फोकस ये रहता है जो स्टेट पावर है उसको कैप्चर कर लेना। मतलब मान लो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद है, यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इनका क्या सोचना है, इनका सोचना ये है छत्तीसगढ़ के अंदर कोई सरकार नहीं है, ये लोग किसी सरकार को मानते नहीं है, उनकी स्टेट पावर को कैप्चर करना चाहते हैं कि स्टेट पावर उनसे छीन कर इनके हाथ में आ जाए, अपनी तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलाएं। नहीं छीनती है तो कोई बात नहीं, हथियार उठा के यहाँ पर ये छीनेंगे, इनका मेन फोकस यहाँ पर ये रहता है। ठीक है, तो सरकार वरकार कुछ नहीं मानते ये लोग, तो ये होता है यहाँ पर नक्सलवादी की आइडियोलॉजी। नाउ बात करते हैं ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है क्यों बढ़ता है। देखो इसको बढ़ने का पीछे का कारण ये है, सबसे पहले ट्राइबल डिस्कॉन्टेंट। इसका मतलब यह है कि मान लो एक गांव है, मान लो ये जंगल है, ठीक है, इस जंगल के अंदर बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, आदिवासी लोग रह रहे हैं। अब क्या हुआ, सरकार ने इस जंगल की प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लॉन्च कर दिया। इन्होंने बोला जंगल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, अब यहाँ पर कोई पेड़ वगैरह नहीं काटे जाएंगे, जितने लोग हैं इनको जंगल से बाहर निकालो। अब यहाँ पर इन्हें ट्राइबल वो पीपल्स को जंगल से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर ये लोग तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे ना, ये लोग कहीं ना कहीं इस फॉरेस्ट से जो भी मिल रहा था उससे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो अब इनको धक्के मार के निकाल दिया गया कि ट्राइबल पीपल को यहाँ से निकाल दो, जंगल को खाली करो, इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग का दिमाग खराब हो गया, इन्होंने बोला सरकार हमारे साथ ही नहीं है, सरकार ना भी कोई चीज़ ही नहीं है, सरकार बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर इनके ये अंदर ये पर एक तरीके से आइडियोलॉजी जनरेट होने लगी। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, फिर भी उसके बाद ये लोग तो अलग आ गए। अब मान लो ये लोग अलग आ गए तो उसके बाद कुछ लोग वहीं पर मॉइस्ट के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कि एक दो लोग होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि हाँ सरकार वरकार कुछ नहीं है, एक दो लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो मॉइस्ट लोग होते हैं ये जाते हैं इनके पास, और इनके पास जाने के बाद यहाँ पर इन लोगों को भी ऐसी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैलता है।
तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों के पास जाते हैं, इन लोगों से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर सरकार को ये करना चाहिए था, आप लोगों के लिए ये नहीं करा वो नहीं करा। तो इस बेसिस पर आप कह सकते हो, यानी कि ये लोग इजी टारगेट बन जाता है माओइस्ट के, और टारगेट बनने के बाद आप कह सकते हो इन लोगों को पैसा देते हैं, वो लोग पैसा देने के बाद इनको बॉम्ब्स वगैरह जो आर्म्स है वो प्रोवाइड करवा देते हैं, और प्रोवाइड करवाने के बाद इनके हाथ में हथियार थमा दिए और उसके बाद कह दिया अब आप सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर नक्सलवाद बढ़ जाता है। यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न ये भी है, देखो कंट्री के अंदर जो सोशो इकोनॉमिक है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप भी है। सरकार जो है आज के टाइम पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि होता क्या है, बहुत जो अंदर के एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर नक्सलवाद आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लोगों के अंदर यही आइडियोलॉजी डेवलप हो जाती है कि सरकार यहाँ पे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है ना कुछ कर रही है, हमारे लिए यहाँ पर कर ही नहीं रही है कुछ, सरकार को हम लोग यहाँ पर मानेंगे ही नहीं कुछ भी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये होगा, क्या सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं उठा रही है इन नक्सलवादियों को खत्म करने की? बिल्कुल, बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं। एक है ग्रे हाउंड करके, एक ग्रे हाउंड यहाँ पर चलाया गया था, यहाँ पर ये एंटी नक्सल फोर्स है, इस फोर्स को लाया गया था 1989 में। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट है, इस ऑपरेशन ग्रीन हंट को यहाँ पर चलाया गया था। यहाँ पर ही बहुत सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे फैलाया गया ताकि वो लोग नक्सलिज्म को ख़त्म करें। नाउ क्वेश्चन ये है, हमने सब कुछ समझ लिया नक्सलिज्म वगैरह क्या है। एडिटोरियल में बात ये हो रही है कि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कौन कौन सी एरियाज़ है, वो छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर शुरुआत से नक्सलवाद था और अभी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपने स्टेटमेंट दे दिया कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन इन एरियाज़ पे आप ध्यान दो, इन एरियाज़ में कभी भी कम नहीं हुआ है, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ये यहाँ पर एडिटोरियल के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये यहाँ पर छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे दूसरा एडिटोरियल बात करता है नीट के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर क्या बोल रहे हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मालूम होगा तमिलनाडु ने अभी हाल ही में एक लॉ पास किया था जिसमें इन्होंने बोला जो नीट का एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये लोग नीट का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखो ये एक मेडिकल एग्ज़ाम है। जब भी आप यहाँ पर कोई मेडिकल की मतलब आप कह सकते हो डॉक्टर वगैरह बनना है, तो उसके लिए आपको नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आपको बड़े से बड़े कॉलेज मिलते हैं और उसके बाद आप वहाँ पर एडमिशन लेकर अपना मेडिकल परस्यू कर सकते हो। ये होता है नीट का एग्ज़ाम, ठीक है। आप कह सकते हो ऑल इंडिया लेवल पर ये कंडक्ट होता है नीट का एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ पर बोला गया, तमिलनाडु के द्वारा एक स्टेटमेंट ये रखा गया था। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर एज इट इज़ बता देता हूँ। देखो तमिलनाडु के अंदर ये बोला गया जो नीट का एग्ज़ाम है ये तमिलनाडु के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर से बहुत कम बच्चे हैं जो कि नीट के एग्ज़ाम में निकल पाते हैं, या फिर इनका जो सक्सेस रेट है वो 1% के आसपास देखने को मिलता है। ऐसा तमिलनाडु का स्टेटमेंट है। तमिलनाडु ने बोला कि देखो हम लोग यहाँ पर अब नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे नहीं, क्योंकि एक केस ये भी हो चुका था, हाल ही में एक सुसाइड कर ली थी एक बच्चे ने, ठीक है, इस नीट का एग्ज़ाम ना क्लियर होने की वजह से। तो तमिलनाडु ने के अंदर इस चीज़ को सपोर्ट भी किया गया। जो एक तरीके से अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने तक यहाँ पर इसको सपोर्ट किया, स्टालिन सरकार ने सपोर्ट किया कि यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम को स्टेट के अंदर कंडक्ट नहीं करवाएंगे। स्टेट हम लोग का जो स्टेट है वो इस एग्ज़ाम से बाहर निकल रहा है, ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब आप कह सकते हो जो ये मेडिकल एजुकेशन है, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये हमारे संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, आपको मालूम होगा एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर राज्य सरकार जो है रूल बनाती है, जो यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर केंद्र सरकार रूल बनाती है, और जहाँ पर आप कह सकते हो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर आप कह सकते हो दोनों मिलकर रूल्स बनाते हैं, स्टेट और यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर रूल्स बनाती हैं। तो यहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, एंट्री 25 के अंदर मेंशन देखने को मिलेगा। देखो अब मुद्दा ये है कि देखो अब यहाँ पर लॉज वगैरह सब कुछ बना दिए गए। तमिलनाडु कह रहा है हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तमिलनाडु के अंदर नीट का एग्जाम नहीं होगा, तमिलनाडु का कहना यह है। अब यहाँ पर आगे चीज़ें हमें पता चलने वाली, आने वाले टाइम पर चीज़ें ये पता चलेंगी क्या वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपको एक चीज़ ये देखने को मिलेगी। देखो इसके अंदर स्टेट और यूनियन दोनों लॉस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मान लो तमिलनाडु ने ये बोल दिया कि हम लोग नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है, इन्होंने बोल दिया, लेकिन अगर यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा रूल लेकर आ जाती है कि अब से कोई भी राज्य अपना नीट के एग्ज़ाम से पीछे नहीं हट सकता है, तो इसका माना जाएगा सेंटर वाला ऊपर रखा जाएगा। याद रखना केंद्र सरकार का जो लॉज होंगे वो ऊपर रखे जाएंगे, उसके ज़्यादा माने जाएंगे इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ये आपको एक छोटा सा आइडिया रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तमिलनाडु का ये भी कहना है एग्जैक्टली कि देखो होता क्या है कि बहुत सारे जो एक तरीके से लोग हैं, जैसे कि दिल्ली के लोग आ गए, इन्होंने तमिलनाडु के अंदर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है इनको। एडमिशन करने के बाद यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद आप कह सकते हो इन्होंने परस्यू कर लिया पूरा का पूरा अपना कोर्स परस्यू करने के बाद ये लोग वापस से चले गए। यही सब हो रहा है तमिलनाडु के अंदर। जो लोग हैं खुद के इनके बहुत पीछे रह जा रहे हैं। इनका कहना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तमिलनाडु के लोग बहुत पीछे रह जा रहे हैं, और यहाँ पर इसी वजह से आप कह सकते हो कि ये लोग नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे।
ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया। इसको लेकर एक तरीके से बोला गया कि देखो ये जो सिंगल टेस्ट है ना, ये जो एक तरीके से सिंगल टेस्ट हो रहा है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी भी हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कमियां भी हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार करी, 165 पेज की रिपोर्ट तैयार करी गई। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया जो अपोजिशन पार्टी है प्लस यहाँ पर फेवर में जो भी पार्टी है, सब ने यहाँ पर एक तरीके से बोला है ये कि देखो नीट का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। मतलब सब लोग सपोर्ट में है तमिलनाडु के अंदर। इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। देखो अलग अलग परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह से लोग निकल कर आ रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के अंदर जो टोटल कॉन्स्टिट्यूट निकल कर आता है जो नीट के अंदर, वो लगभग 1.99% के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि तमिलनाडु के बच्चे यहाँ पर निकल रहे हैं। तो तमिलनाडु इसी वजह से यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मैंशन करी गई। मैंशन ये करी गई कि देखो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक सर्वे हुआ था, सर्वे में पता ये चला है कि मेनली जो चिल्ड्रन है मोस्टली रिच, वाइट और पॉलिटिकल पावरफुल फैमिलीज़ के, वही लोग कॉमन टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं। दूसरे बच्चे कॉमन टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जो गरीब बच्चे हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से उनके अगेंस्ट में ये सारी चीज़ चली जाती हैं। चाहे उसी के साथ हम बात करें, कोचिंग सेंटर्स की बात करें, कॉस्मोपॉलिटन बड़ी बड़ी शहरों के अंदर ये कोचिंग सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। कहीं गाँव में कोचिंग सेंटर देखने को मिला है? नहीं देखने को मिला है। जो पुअर स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर इन चीज़ों से पीछे रह जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। उनको एक डिसएडवांटेज मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो इक्वालिटी, हमारे जो संविधान में आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इक्वालिटी की चीज़ें, इक्वालिटी के खिलाफ आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि इक्वालिटी है नहीं यहाँ पर। क्योंकि पॉवर्टी, जो पुअर बच्चे हैं या फिर जो गरीबी से गुजर रहे लोग हैं, उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ आ नहीं रही हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। साथ ही साथ बोला देखो तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक ट्राई करना चाहिए इस एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जो नीट सिलेबस है, मतलब कि इन्होंने वहाँ पे मेंशन करा है जो नीट सिलेबस है वो एक तरीके से सीबीएसई के ऊपर एंटायरली बेस्ड नहीं होना चाहिए। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से रिव्यू करना चाहिए, जो भी अपना सिंगल टेस्ट है नीट का एग्जाम है इसको रिव्यू करें। प्लस यहाँ पर और भी हम लोग नई नई चीज़ें निकाल कर लेकर आ सकते हैं, हम लोग इक्वालिटी को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ऑथर ने फोकस किया है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस। देखो मैं आपको एग्जैक्टली टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, एडिटोरियल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। आज के टाइम पर जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो कि जस्टिस सिस्टम है, जो न्याय का यहाँ पे सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर जो केसेस हैं वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास पेंडिंग केसेस हैं। पेंडिंग केसेस के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा, इधर भी मेंशन देखने को मिलेगा। तो 3.5 करोड़ के आसपास केसेस जो हैं पेंडिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल पेंडिंग केस है, मतलब इतने केस जो है इनकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। तो ऐसा बोला गया, इसके पीछे के रीजंस तो बहुत सारे हैं। इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब यहाँ पर इस पेंडिंग केसेस का सॉल्यूशन ही यहाँ पर ऑथर के द्वारा दिया गया है, और इस टाइप के आर्टिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन क्या होगा? आपको वैकेंसीज फिलअप करनी पड़ेंगी। देखो पहला सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जुडिशियल पोजीशन खाली पड़ी हैं। एनालिसिस ये बताता है कि साल 2006 से लेकर 2019 के बीच में अगर हम लोग बात करें, जो पेंडेंसी है केसेस का वो 2% से कम, मतलब 2% से भी कम तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और इस बेसिस पर अगर आप लोग जुडिशियल अपॉइंटमेंट ज़्यादा करते हो, अगर जजेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो इन केसेस ऑफ पेंडेंसी को मतलब ख़त्म किया जा सकता है। ये जो हमारे पास बैकलॉग लगा पड़ा है, इतने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं, इनको ख़त्म किया जा सकता है। आज के टाइम पर हमारे नेशन को ज़रूरत है, लगभग 70,000 जजेस की ज़रूरत है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया। और लगभग आज के टाइम पर हमारे पास इसके बहुत कम जजेस अवेलेबल हैं। जजेस ज़्यादा होंगे तो आप बहुत तेज़ी से केसेस को ख़त्म कर पाओगे। तो सबसे पहला फोकस आपको करना पड़ेगा वैकेंसीज़ के ऊपर। आप सारी वैकेंसीज़ को फिल करो, उसके बाद आपको रिजल्ट ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर साथ ही साथ बोला, देखो आप जैसे जैसे वैकेंसीज़ को फिल करोगे, उसके साथ साथ आपको जैसे जैसे जजेस ज़्यादा होंगे, उसके साथ साथ आपको लगभग 5,000 कोर्ट रूम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन ये बोला गया है, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसके रिगार्डिंग आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का मकसद यहाँ पर ये बोला गया, आप ई कोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ई कमेटी बना सकते हो, ऑनलाइन आप केसेस को रिजॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे केसेस आज के टाइम पर कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनकी सुनवाई हुई है, तो आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हो। देखो आज के टाइम पर अगर केसेस रिजॉल्व नहीं करें हमने, जो ये पेंडिंग केसेस हैं उनको नहीं निपटाए, तो आने वाले टाइम पर साल 2022 तक हम लोग को बहुत जल्द ही 5 करोड़ तक का जो बैकलॉग है वो देखने को मिल सकता है। 5 करोड़ तक हम लोग को ये केसेस देखने को मिल सकते हैं। तो जस्टिस सिस्टम के ऊपर हमारी और भी उंगली उठ सकती हैं। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, प्लस जजेस ज़्यादा हो, तो इन सब चीज़ों से आप लोग इन केसेस को रिजॉल्व कर सकते हो। सभी चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा चारों तरफ। उसके बाद यहाँ पर यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन करी गई कि आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, जजेस की वैकेंसीज फिल कर सकते हो, जजेस ज़्यादा लेकर आ सकते हो, ई कमेटी ला सकते हो, ई
कोड आप ला सकते हो, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को रिजॉल्व कर सकते हो, ये फोकस रखा गया है। उसके बाद बोला जब आप ये सारे काम कर लोगे तो इसके साथ जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं दुनिया की टॉप कंट्रीज़ के अंदर आएगा। प्लस यहाँ पर आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर देखो इन लोगों के पास क्या है, लोगों के पास है फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीडी जस्टिस ऑफ सिटीजन, मतलब कि लोग चाहते ये हैं कि हमारे जल्दी से न्याय मिल जाए। होता क्या है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, बहुत सारे केसेस लगभग 10-10 साल से पेंडिंग पड़े रहते हैं और ही बहुत साल पुराने केसेस पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों को स्पीडी जस्टिस ऑफ सिटीजन नहीं, स्पीडी जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो स्पीडी जस्टिस के ऊपर भी यहाँ पर फोकस रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान तब रखा जाएगा जब आप छोटे छोटे ये स्टेप्स उठाओगे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करोगे और इन पेंडिंग ऑफ केसेस को ख़त्म करोगे। ओके उसके बाद एक एडिटोरियल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात हो रही है इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस करके। देखो यहाँ पर ऑथर ये बोल रहे हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट साल 2021 की जो आई थी, इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो थी 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज़, मतलब बहुत बुरी रैंक थी। मैं आपको पहले इस रिपोर्ट के बारे में समझाता हूँ क्योंकि इस रिपोर्ट के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पर इस एडिटोरियल की चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये जो रिपोर्ट है ये साल 2021 वाली, अब यहाँ पे आप कह सकते हो जो रिपोर्ट है इसके अंदर 149 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 149 कंट्रीज़ को टैकल किया गया। इसमें यहाँ पर बोला जाता है कौन सी कंट्री के अंदर लोग कितने खुश हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री के अंदर लोग कितने खुश हैं, कितने सेटिस्फाई हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कंट्रीज़ की रैंकिंग तैयार करी जाती है। तो यहाँ पर जो रैंकिंग है वो इसी चीज़ के ऊपर बेसिस पर तैयार की जाती है। देखो यहाँ पर मानना ये होता है जिस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है, जिस कंट्री के पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खुश लोग हैं, जिनके पास परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा खुश हैं, ऐसा बोला जाता है। सोशल सपोर्ट ज़्यादा है जहाँ पर हेल्दी लाइफ ज़्यादा है, फ्रीडम है कि आप लोग यहाँ पर अपनी एक तरीके से मतलब कि चॉइस जो है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, उसका आपको छूट मिल चुकी है, वहाँ पे लोग ज़्यादा खुश हैं। प्लस यहाँ पे करप्शन कम है, वो लोग ज़्यादा खुश हैं, वहाँ पर ज़्यादा खुश लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। लेकिन जो ऑथर है ना, ऑथर ने इन चीज़ों के अलावा भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को टैकल किया है कि देखो इन चीज़ों के अलावा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों की खुशी को एक तरीके से डिनोट करती हैं। वो क्या होंगी वो आगे हम यहाँ पर इस एडिटोरियल में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंडेक्स है वो इन सब चीज़ों को देखता है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं इस इंडेक्स के अंदर टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन है। टॉप परफॉर्मर्स जो अभी साल 2021 की ये रिपोर्ट आई है, इसके अंदर टॉप परफॉर्मर में आता है आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे। यहाँ सभी जगह पर लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। अब वर्स्ट परफॉर्मर कौन आता है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा अनहैप्पी हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक 149 है, मतलब 149 कंट्रीज़ की रैंक तैयार करी गई, इसमें से सबसे लास्ट रैंक अफगानिस्तान की है। उसके बाद जिम्बाब्वे के अंदर लोग नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हैं। रवांडा, बहुत परेशान लोग हैं। बोट्सवाना, उसके बाद यहाँ पर लिजोथो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया की से पहले हम इंडिया के नेबर्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की रैंक यहाँ पर 105 के आसपास देखने को मिलेगी, मतलब इंडिया जो है पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिलेगा। बांग्लादेश की रैंक 101 देखने को मिलेगी, चाइना की रैंक 84 देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया की रैंक कितनी नीचे आ चुकी है आपको मालूम है? इंडिया की रैंक यहाँ पर दी गई है 139, मतलब हम लोग बिल्कुल लास्ट में हैं। 139 इंडिया की रैंक है, यहाँ पर लोग ज़्यादा खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है पता है? अभी मैं आपको यहाँ पर इस एडिटोरियल में वो भी कवर करूँगा। अभी फिलहाल रिपोर्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये देखने को मिला, तो ये साल 2021 की रैंकिंग थी। लेकिन अगर हम बात करें साल 2020 की तो रैंकिंग की, तो साल 2020 में भी इंडिया की जो रैंक थी वो 144 थी आउट ऑफ 156 कंट्रीज़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये रिपोर्ट है पब्लिश किसके द्वारा करी जाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन के थ्रू यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ये एक आप आइडिया भी रख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑथर ने क्या बोला है। ऑथर ने बोला है जो इंडिया की इतनी बेकार परफॉर्मेंस है इसके पीछे का रीज़न है गवर्नेंस और लॉ, जो कानून है, जो क्रिमिनल केसेस हैं, ये सब बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब लोग खुश नहीं है किस चीज़ों की वजह से, लोगों को न्याय नहीं जल्दी नहीं मिल पाता है, केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया पीछे रह गया है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं। देखो लोगों के पास गारंटी ऑफ राइट्स सब कुछ है, लेकिन क्या है, ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हमारी कंट्री के अंदर। देखो एक यहाँ पर ऑथर के द्वारा एक बहुत बड़ा सेंटेंस ये बोला गया कि देखो आपको खुशी कब होगी अपने कंट्री के अंदर? खुशी तब होगी जब आपका वॉलेट गिर गया हो, आपका वॉलेट खो गया हो, और मान लो कोई पुलिस ऑफिसर हो गया या कोई नेबर हो गया, कोई स्ट्रेंजर हो गया, आपको आकर यहाँ आपको वॉलेट वो प्रोवाइड करवा रहा है, आपको वॉलेट वो रिटर्न कर रहा है कि हाँ भाई आपका वॉलेट ये खो गया था, तब आपको एक खुशी मिलेगी, ठीक है, ना कि यहाँ पर इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के बेसिस पर एक खुशी मिलेगी, ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है। तो कहीं ना कहीं जो डिग्री ऑफ अनहैप्पीनेस है वो इंडिया के अंदर एक तरीके से उसको टैकल किया जा सकता है जब हम यहाँ पे गवर्नेंस और लॉ के ऊपर ध्यान देंगे। अदरवाइज यहाँ पर अनहैप्पीनेस ऐसी बरकरार रहने वाली है। प्लस वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ने बताया कि 40% जो लोग हैं दुनिया भर में
वो लगभग अपने जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उससे बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनको एक प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाई गई। 5 बिलियन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिस गैप में रह रहे हैं, उनके प्रति यहाँ पर न्याय नहीं मिला है। इंडिया का जो शेयर है वो सबसे बड़ा है इसके अंदर। इंडिया के अंदर एस्टिमेटेड लगभग अंदाजा बताया जा रहा है 3.5 करोड़ के आसपास पेंडिंग केसेस हैं, बहुत सारे कोर्ट्स के अंदर ये केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज के टाइम पर इनके रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है और आप कह सकते हो लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। लोगों के पास इतने राइट्स होने के बाद भी आज के टाइम पर हमारा जस्टिस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से लोग आपको ज़्यादा नाखुश देखने को मिलेंगे। पीपल जो हैं बहुत कम ही लोग यहाँ पर सेटिस्फाई हैं पुलिस से या फिर कोर्ट से हमारे कंट्री के अंदर। ये नाखुश होने का सबसे बड़ा रीज़न है, हमारे कंट्री का पीछे होने का सबसे बड़ा रीज़न है। उसके बाद बोला गया देखो जो कंट्री खुश वही है जहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है, क्राइम बहुत कम है। अदरवाइज़ यहाँ पर इंडिया के अंदर आप देख पाओगे रेगुलर बेसिस पर हम लोग न्यूज़पेपर में कवर करते हैं, बहुत सारे रेप या फिर ऐसे क्राइम्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो क्राइम रेट है जिस कंट्री के अंदर कम है वो ज़्यादा हैप्पियर सोसाइटी है। लेकिन डेटा सजेस्ट ये करता है कि देखो इंडिया के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राइम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, अपने लॉज और गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर ऊपर उठ सकते हो। तो उसी की चीज़ का बेसिस पर जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यहाँ पर ये पहली कंट्री बन चुका है दुनिया भर में जिसने मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस को बनाया, इसको सेटअप किया। और एक तरीके से जो ये मिनिस्ट्री है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इम्पैक्ट है पॉलिसीज़ का वो देखेगी। मतलब सरकार यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की एक बेटर लाइफ हो सके, इसके ऊपर यहाँ पर यूएई पूरी तरह से फोकस करेगा। तो यूएई एक ऐसी कंट्री निकल कर आ चुका है। उसके बाद भूटान ने भी ये काम किया है। भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर ये लोग चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार का कितना अच्छा गवर्नेंस है, इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। तो आप कह सकते हो कंट्रीज़ को जिस प्रकार की चीज़ें कर रही हैं, इंडिया को भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है, अपने लॉस एंड गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये अनहैप्पीनेस है वो ऐसी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर ये एक फोकस रखा गया। उसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल है जहाँ पे चर्चा हो रही है ब्यूरोक्रेसी डिजिटल चैलेंज को लेकर। देखो बोला गया है, देखो इफ़ सिविल सर्वेंट्स, यहाँ पर कोई भी सिविल सर्वेंट है, अगर वो सोशल मीडिया का अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी खतरा बन जाता है। लेकिन सिविल सर्वेंट इसका अप्रोप्रिएट इस्तेमाल भी कर सकते हैं सोशल मीडिया का। देखो सोशल मीडिया, देखो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ भी नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मैं आपको बता देता हूँ। सोशल मीडिया के अपने भी फ़ायदे हैं लेकिन सोशल मीडिया के नुकसान, देखो हर किसी चीज़ का, देखो सिक्के का यहाँ पर दो साइड होते हैं, हर किसी चीज़ के दो साइड हैं, उसके एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज हर चीज़ का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया के तो उसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत कुछ नया जानने को मिलता है, आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, कुछ नई चीज़ आप फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जानकारी दे सकते हो बिल्कुल फ्री में, ठीक है, क्या करप्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बहुत सारी जानकारी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसका नुकसान ही बहुत है, लोग जो है गलत आदतों में पड़ जाते हैं सोशल मीडिया को लेकर, ठीक है। सोशल मीडिया जो है बहुत सारे लोगों को ख़राब भी कर देता है। आज के टाइम पर आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं यहाँ पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो कोई भी हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। हमेशा लगना भी यहाँ पर सही बात नहीं, हाँ कभी कभी आप फ्रेश होने के लिए लग सकते हो इस सोशल मीडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमेशा बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्लस यहाँ पर उसका डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। लेकिन बात हो रही है ब्यूरोक्रेसी की, बात हो रही है यहाँ पर किसी चीज़ की, सिविल सर्वेंट्स की। तो सिविल सर्वेंट्स यहाँ पर फोकस रख सकते हैं सोशल मीडिया का एक अच्छे यूज़ पर। एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये अच्छा यूज़ ये भी है कि सरकार कोई भी स्कीम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो सब यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाई जा सकती हैं सभी लोगों के पास, सभी लोगों के पास यहाँ पर उनको अवेयर किया जा सकता है इस सोशल मीडिया के माध्यम से, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पे ये बोला गया, देखो अगर यहाँ पर कोई सिविल सर्वेंट है उसके लिए ये काम अनएथिकल होगा, मतलब सही नहीं होगा अगर वो सोशल मीडिया का अपने ऑफिस आवर्स में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, मतलब अपने घंटे जो भी यहाँ पे काम कर रहा है अगर उस टाइम पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने आते हैं बहुत दूर दूर से और वो लोग बाहर खड़े हैं लाइन में, और यहाँ पर कोई भी सिविल सर्वेंट कोई भी ब्यूरोक्रेट है वो अपना यहाँ पर लगा पड़ा है, फ़ोन में लगा पड़ा है, तो वो चीज़ बिल्कुल अनएथिकल है, वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए पब्लिक पॉलिसीज़ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर सोशल मीडिया का अलग से इस्तेमाल कर सकते हो, ब्यूरोक्रेट्स के पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हो, नई चीज़ें ला सकते हो, नए पेजेस क्रिएट कर सकते हो, नए लोगों तक पहुँच सकते हो, नए लोगों तक रीच कर सकते हो, चीज़ों को शेयर करवा सकते हो। तो आप ब्यूरोक्रेट है, आपके पास ऑब्वियस सी बात है एक नॉर्मल मैन से थोड़ा सा ज़्यादा पावर्स आपके पास देखने को मिलेंगी, तो आप सोशल मीडिया का एक अप्रोप्रिएट इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। अदरवाइज कुछ खास ऐसा यहाँ पर नहीं है जो कि हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेट करें। ओके, तो आई होप आपको गाइज ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारे एडिटोरियल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्या हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लस हमने यहाँ पर एडिटोरियल के ऊपर अच्छे से फोकस भी किया हुआ है। उसका यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा ब्रीदिंग इन अनहेल्दी एयर करके, यहाँ पर बात करी गई है। देखो आज के टाइम पर जो हमारी कंट्री की एयर क्वालिटी है वो एयर क्वालिटी काफ़ी हद तक ख़राब होती जा रही है। एक टाइम आया था
कोविड के टाइम पर जब हमारी एयर क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे जैसे लॉकडाउन्स वगैरह थोड़े हटे, चीज़ें इंप्लीमेंट होने लगी और फैक्ट्रीज चलने लगी, बिजनेसेस चलने लगे, उसके बाद जो हमारी एयर क्वालिटी है वो वापस से बेकार होती हुई नज़र आ रही है, ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये एयर क्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर भी, ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। एग्जाम से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट हो सकता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन यही पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो भी यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर कौन कौन सी एक तरीके से यहाँ पर बताया जाता है गैसेस है जिसको काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर एरियाज़ वाइज बात हो रही है कि बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर एयर की कंडीशन क्या है उसको लेकर यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पर इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।